हेलो दोस्तों, जय हिंद। आप सभी का आपके स्टडीग्राम चैनल में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे मिट्टियाँ और मिट्टियाँ में पहला है काली मिट्टी के बारे में पढ़ेंगे। हम लोग घटना चक्र पढ़ रहे हैं, घटना चक्र की ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं। करीब इसमें 10 क्लास हो चुका है, प्लेलिस्ट में है, जाकर देख सकते हैं। और साथ ही साथ इतिहास का भी करीब 10 या 11 क्लास हो चुका है, जिसमें से प्राचीन भारत का 5 या 6 क्लास हो चुका है। उसके बाद आधुनिक भारत का 10 या 11 क्लास हो चुका है, उसे आप लोग देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में है। और पॉलिटी का भी 10 या 11 क्लास हो चुका है, उसको भी देख सकते हैं। घटना चक्र की साइंस के 2 क्लास हो चुकी है, मैंने अभी 2 दिन से स्टार्ट किया, 2 दिन हुए, तो आज तीसरा क्लास होगा घटना चक्र की साइंस की। ये 7 बजे या 7:05 7:15 तक ये क्लास आपको यूट्यूब पर आ जाती है, तो आप लोग जाकर देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। और ये जो है घटना चक्र सभी एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है। जो लोग घटना चक्र पढ़ते हैं उनको पता है कि घटना चक्र कैसी पुस्तक से है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, नोट्स देखते हैं। नोट्स: काली मिट्टी को रेगूर, कपास की मिट्टी, ट्रॉपिकल ब्लैक अर्थ एवं वर्टिसोल्स आदि नामों से भी जाना जाता है। भारत में रेगूर मिट्टी का निर्माण मुख्यतः बेसाल्टिक चट्टानों के अपक्षय एवं अपरदन के कारण हुआ है। भारत में रेगूर जो मिट्टी है, उस मिट्टी का निर्माण मुख्यतः बेसाल्टिक चट्टानों के अपक्षय एवं अपरदन के कारण हुआ है। यह मिट्टी जो है दक्कन ट्रैप के ऊपरी भागों में विशेष रूप से महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु आदि राज्यों में पाई जाती है। तो इसको ध्यान रखना होगा कि महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश, गुजरात, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु आदि राज्यों में पाई जाती है। राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण एवं भूमि उपयोग नियोजन ब्यूरो के अंतर्गत टी भट्टाचार्य के शोध रिपोर्ट के अनुसार काली मिट्टी भारत के विभिन्न राज्यों में लगभग 5.46 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में मिलती है। यह देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के लगभग 16.6% भाग पर विस्तृत है। वर्ष 2025 के टी भट्टाचार्य के लेख के अनुसार काली मिट्टी देश में लगभग 8.44 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर विस्तृत है, जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के लगभग 25.6% भाग पर विस्तृत है। काली मिट्टी कपास की खेती के लिए अत्यधिक उपयुक्त होती है। इनमें लोहा, चूना, कैल्शियम, पोटास, एल्युमिनियम एवं मैग्नीशियम कार्बोनेट की अधिकता और नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा जैविक पदार्थों ह्यूमस की कमी पाई जाती है। इस मिट्टी का काला रंग जो है टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट की उपस्थिति के कारण होती है। सवाल पूछेगा कि काली मिट्टी का काला रंग किसके कारण होता है, तो टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट की उपस्थिति के कारण होता है। यहाँ पर देख लीजिए काली मिट्टी का क्षेत्र मैप में क्या है। भारत में काली मिट्टी का क्षेत्र देखिए, ये क्षेत्र है काली मिट्टी का। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। काली मिट्टी में तीव्र जल धारण की क्षमता पाई जाती है। यह भीगने पर मुलायम और चिपचिपी हो जाती है तथा सूखने पर ठोस, आकुंचित एवं दरारयुक्त हो जाती है, इसलिए इसे स्वतः जुताई वाली मिट्टी कहा जाता है। इस मिट्टी का रंग गहरा काला से हल्का काला, धूसर, चेस्टनट की तरह होता है। क्रेप्स के अनुसार रेगुर एक परिपक्व मृदा है जिसका निर्माण में विशिष्ट ऊंचावच
और जलवायु की प्रमुख भूमिका है। अब हम लोग देखेंगे प्रश्न कोश का पहला सवाल देखते हैं। पहला सवाल आपके मोबाइल स्क्रीन पर ये रहा। भारत के निम्न मिट्टियों में से कौन बेसाल्ट लावा के अपक्षय के कारण निर्मित हुई है? ए जलोढ़ मिट्टियाँ, बी लेटराइट मिट्टियाँ, सी लाल मिट्टियाँ, डी रेगुर मिट्टियाँ। तो राइट आंसर होगा डी रेगुर मिट्टियाँ। भारत में रेगुर मिट्टी का निर्माण मुख्यतः बेसाल्टिक चट्टानों के अपक्षय के कारण हुआ है। इसे काली मिट्टी भी कहते हैं। यह मिट्टी दक्कन ट्रैप के ऊपरी भागों में विशेष रूप से महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक एवं तमिलनाडु आदि राज्यों में पाई जाती है। 2 नंबर देखिए, भारत में काली कपास मृदा की रचना निम्नलिखित में से किसके अपक्षयण से हुई है? ए भूरी वन मृदा, बी बिदरी फिसर ज्वालामुखीय चट्टान, सी ग्रेनाइट और शिस्ट, डी सेल और चुना पत्थर। तो राइट आंसर बी होगा बिदरी फिसर ज्वालामुखीय चट्टान। भारत में काली कपास मृदा की रचना बिदरी फिसर ज्वालामुखीय चट्टान के अपक्षय से हुई है। 3 रेगुर किसका नाम है? ए लाल मिट्टी का, बी जलोढ़ मिट्टी का, सी काली मिट्टी का, डी लेटराइट मिट्टी का। तो सी काली मिट्टी का। काली मिट्टी को स्थानीय रूप से रेगुर या रेगुड़ या कपास मिट्टी या वर्टिसोल्स आदि अलग अलग नामों से जाना जाता है। भारत में इस मिट्टी के विस्तार मुख्यतः महाराष्ट्र और साथ ही पश्चिमी मध्य प्रदेश, गुजरात आदि राज्यों में भी मिलता है। महाराष्ट्र में रेगुर मिट्टी का विस्तार सर्वाधिक है। 4 नंबर, रेगुर मिट्टी सबसे ज़्यादा है। ए महाराष्ट्र में, बी तमिलनाडु में, सी आंध्र प्रदेश में, डी झारखंड में। तो ए महाराष्ट्र में। 5 नंबर देखिए, काली कपास मिट्टी निम्नलिखित में से किस नाम से भी जानी जाती है? ए बांगड़, बी खादर, सी भूर या डी रेगुर। तो डी होगा रेगुर। 6 नंबर देखिए, कथन ए दक्षिणी ट्राइब के रेगड़ लिखा है। तो रेगुर मिट्टियाँ काली होती है, कारण आर इनमें ह्यूमस प्रचुर मात्रा में होता है। नीचे दिए हुए कूट से सही उत्तर का चयन करना है। चलिए चयन करते हैं हम लोग। आगे भी कुछ दिया होगा, उसको भी देखना जरूरी है। चयन कर, इसमें जो ए सही है और आर जो है गलत है। तो नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर को चुनना है। चलिए चुनते हैं क्या दिया गया है। यहाँ पर दिया है ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है, गलत है। ए और आर दोनों सही है, ये भी गलत है। ए सी देखिए, ए सही है किंतु आर गलत है। राइट आंसर सी होगा। ए भी गलत है। दक्कन ट्राइब की काली मिट्टी को रेगड़ या रेगुर के नाम से भी जाना जाता है। यह कपास की खेती के लिए अत्यधिक उपयुक्त होती है। इनमें लोहा, चूना, कैल्शियम, पोटास, एल्युमिनियम और मैग्नीशियम कार्बोनेट की अधिकता और नाइट्रोजन, फास्फोरस और जैविक पदार्थों ह्यूमस की कमी पाई जाती है। अतः कथन ए सही है, जबकि कारण आर गलत है। 7 नंबर सवाल देखिए, भारत के निम्नलिखित मिट्टियों में से कपास की खेती के लिए कौन सी सर्वाधिक उपयुक्त है? ए रेगुर मिट्टी। राइट आंसर ए रेगुर मिट्टी है। अगला ऑप्शन देख लीजिए, लेटराइट मिट्टी, जलोढ़ या एलुवियल मिट्टी, लाल मिट्टी। तो राइट आंसर ए रेगुर मिट्टी। 8 नंबर देखिए, कथन ए काली मिट्टी कपास की खेती के लिए उपयुक्त है, कारण आर उनमें जैव तत्व प्रचुर मात्रा में होता है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। कूट ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है, गलत है। इसमें जो है ना, ए सही है और आर गलत है। तो ए सही है परंतु आर गलत है, ए वाला सही है सी। ए और आर दोनों, तो ये भी गलत है, ये भी गलत है। ये ऊपर ऐसे ही सवाल पूछा गया था। काली मिट्टी में तीव्र जल धारण की क्षमता पाई जाती है। भीगने पर मुलायम और चिपचिपी हो जाती है और सूखने पर ठोस, अंकुचित एवं दरारयुक्त हो जाती है, इसलिए इसे स्वतः जुताई वाली मिट्टी कहा जाता है। यह मिट्टी कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। यह मिट्टी का रंग गहरा काला से हल्का काला और चेस्टनट की तरह होता है। सामान्यतः इसे में लोहा, चूना, कैल्शियम, पोटास, एल्युमिनियम और मैग्नीशियम कार्बोनेट की प्रचुरता पाई जाती है, परंतु नाइट्रोजन, फास्फोरस और जैव पदार्थों ह्यूमस की
कमी पाई जाती है। 9 नंबर कथन है, काली मिट्टी कपास की कृषि के लिए उपयुक्त होती है। कारण आर, इसमें नाइट्रोजन तथा जैव पदार्थ प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए तथा आर दोनों सही है तथा आर एक सही व्याख्या है। बी, ए तथा आर दोनों सही है परंतु आर एक सही व्याख्या नहीं है। इसमें जो है ए सही है और आर गलत है, तो राइट आंसर सी होगा। ये भी गलत है, सब गलत है। 10 नंबर देखिए, देश के निम्नलिखित मिट्टियों में से किसे स्वतः या कृषि मिट्टी कहा जाता है। ए जलोढ़ मिट्टी, बी लेटराइट मिट्टी, सी कपास की काली मिट्टी, डी मरुस्थलीय मिट्टी। तो राइट आंसर सी कपास की मिट्टी है। 11 नंबर, कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त है। ए काली मिट्टी राइट आंसर है, ये सभी गलत है। लाल, जलोढ़, लेटराइट सभी गलत है। 12 नंबर, लावा मिट्टी पाई जाती है। ए छत्तीसगढ़ मैदान में, बी सरयू पार मैदान में, सी मालवा पठार में, डी शिलांग पठार में। तो राइट आंसर सी मालवा पठार में। पश्चिमी भारत की काली मिट्टी का निर्माण लावा से हुआ है, इसलिए इसे लावा मिट्टी भी कहते हैं। लावा का पठार इसे दक्कन ट्रैप काली मिट्टी क्षेत्र के अंतर्गत आता है। 13 नंबर, मालवा पठार की प्रमुख मिट्टी है। ए काली मिट्टी, बी जलोढ़ मिट्टी, सी काली लाल मिट्टी, डी लेटराइट मिट्टी। राइट आंसर ए होगा काली मिट्टी। 14 नंबर, इस मृदा को सिंचाई की कम आवश्यकता होती है क्योंकि यह वह नमी रोक कर रखती है। वह कौन सी है। ए लाल, बी काली, सी लेटराइट, डी जलोढ़। तो बी आपका आंसर है। इसमें जो है ना बी आंसर है। किधर गया, बी काली मिट्टी। मृदा को कम सिंचाई की आवश्यकता है काली मिट्टी की। काली मिट्टी ब्लैक सॉइल में तीव्र जल धारण क्षमता पाई जाती है। यह भीगने पर मुलायम और चिपचिपी हो जाती है तथा सूखने पर ठोस, अंकुचित एवं दरारयुक्त हो जाती है, इसलिए इसे स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी कहा जाता है। इस मिट्टी में सिंचाई की कम आवश्यकता पड़ती है, अतः उत्तर विकल्प भी सही है। 15, झारखंड में काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है। ये दामोदर घाटी प्रदेश, बी स्वर्णरेखा नदी घाटी प्रदेश, सी राजमहल पहाड़ी प्रदेश, डी पलामू प्रदेश। तो राइट आंसर सी राजमहल पहाड़ी प्रदेश। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान NIDM की रिपोर्ट के अनुसार झारखंड में काली मिट्टी राजमहल क्षेत्र में पाई जाती है। 16 नंबर, निम्नलिखित कथनों में से कौन सही नहीं है। ए काली मिट्टी को स्थानीय भाषा में रेगुर कहा जाता है। बी क्रेप्स के अनुसार रेगुर मिट्टी अनिवार्य रूप से एक परिपक्व मिट्टी होती है। सी काली मिट्टी में आर्द्रता नमी धारण करने की उच्च क्षमता होती है। डी काली मिट्टी हिमालय क्षेत्र में पाई जाती है। तो डी होगा राइट आंसर, काली मिट्टी हिमालय क्षेत्र में पाई जाती है। ये सही नहीं है, तो ये वाला सही नहीं है, बाकी सब सही है, ये गलत है, इसलिए सही नहीं है। गलत पूछ रहा है तो गलत होगा। डी हिमालय में काली मिट्टी नहीं पाया जाता है, तो इसलिए राइट आंसर डी होगा। काली मिट्टी भारत के दक्कन पठार में लगभग 5.46 लाख वर्ग किलोमीटर 2025 के संशोधित आंकड़े के अनुसार 8.44 लाख वर्ग किलोमीटर में पाई जाती है। इसमें जल धारण की उच्च क्षमता होती है तथा इसमें लोहांश की मात्रा अधिक पाई जाती है। यह हिमालय क्षेत्र में नहीं पाई जाती है। दूसरा, लेटराइट मिट्टी। नोट्स, लेटराइट शब्द का सर्वप्रथम वर्णन 1807 ईस्वी में डॉक्टर फ्रांसिस बुकानन हैमिल्टन द्वारा किया गया था। तो ये क्वेश्चन कर लीजिए कि लेटराइट शब्द का सर्वप्रथम वर्णन किसने किया था। तो डॉक्टर फ्रांसिस बुकानन हैमिल्टन द्वारा किया गया था। कब किया गया था। तो 1807 ईस्वी में किया गया था। इनका नाम लैटिन भाषा के शब्द लेटर से लिया गया है, जिसका अर्थ है ईंट। भीगने पर यह मिट्टी मक्खन की भांति मुलायम परंतु सूखने पर काफ़ी कड़ी और ढेलेदार हो जाती है। यह मानसून सदृश मौसमी वर्षा वाली उष्णकटिबंधीय जलवायु की विशिष्ट मिट्टी है। उष्णकटिबंधीय भारी वर्षा के कारण होने वाले तीव्र विक्षालन
यानी छलन क्रिया के परिणाम स्वरूप लेटराइट मिट्टी का निर्माण हुआ है। अब देखिए लेटराइट मिट्टी का भारत के मैप पर कहाँ कहाँ है। भारत में लेटराइट मिट्टी का क्षेत्र ये है, ये वाला क्षेत्र, ये हल्का सा, ये हल्का ये और ये पश्चिमी घाट का और ये सब। तो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग लेटराइट मिट्टी आर्द्र प्रदेशों की औपछालित मिट्टी है जिनकी उर्वरता कम होती है। इस मिट्टी में लौह ऑक्साइड एवं एल्युमिनियम ऑक्साइड की प्रचुरता होती है, परंतु नाइट्रोजन, फास्फोरिक अम्ल, पोटास, चूना और कार्बनिक तत्वों की कमी मिलती है। यह मिट्टी भारत में केरल, पूर्वी तमिलनाडु के छोटे भाग में, उड़ीसा, छोटानागपुर, पठार, पश्चिम बंगाल के कुछ क्षेत्रों, पूर्वोत्तर में मेघालय के उत्तरी भाग तथा महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट के पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है। यह मिट्टी भारत के 2.48 लाख वर्ग किलोमीटर यानी 1.17 लाख वर्ग किलोमीटर सिंह 2000 क्षेत्र पर विस्तृत है। इसका सर्वाधिक विस्तार केरल राज्य मलाबार तटीय प्रदेश में और इसके बाद महाराष्ट्र में है। लेटराइट मिट्टी के रासायनिक संगठन और ऊंचाई में सामान्य संबंध पाया जाता है। यह मिट्टी निचले भागों की अपेक्षा ऊपरी भागों में अधिक अम्लीय है। प्रश्न कोश देखते हैं और प्रश्न कोश का पहला सवाल हम लोग देखेंगे। तो प्रश्न कोश का पहला सवाल ये रहा आपके मोबाइल स्क्रीन पर। भारत की लेटराइट मिट्टियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? पहला, वे साधारणतः लाल रंग की होती है। दूसरा, वे नाइट्रोजन और पोटास से समृद्ध होती है। तीसरा, उनका राजस्थान और उत्तर प्रदेश में अच्छा विकास हुआ है। चौथा, इन मिट्टियों में टेपियोका और काजू की अच्छी उपज होती है। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो सही उत्तर होगा आपका 1 और 4 सही है, बाकी 2 और 3 गलत है, इसलिए राइट आंसर सी होगा। लेटराइट मिट्टी का लाल रंग लोहे के ऑक्साइड के कारण होता है। यह मिट्टी सामान्यतः लौह तथा एल्युमिनियम से समृद्ध होती है, जबकि इसमें नाइट्रोजन, पोटास, चूना, जैविक तथा जैविक पदार्थों की कमी होती है। इस मृदा का विकास केरल, महाराष्ट्र, मेघालय आदि क्षेत्रों में पाया जाता है। यह प्रायः कम उर्वरता वाली मिट्टी है, किंतु उर्वरकों के प्रयोग से इनमें कपास, चावल, रागी, गन्ना, दाल, चाय, कहवा, टेपियोका और काजू आदि की कृषि की जाती है। दो नंबर, निम्न में से कौन सा कथन भारत की लेटराइट मृदा के संदर्भ में सत्य है? पहला, लेटराइट मृदा उच्च ताप व भारी वर्षा वाले क्षेत्र में विकसित होती है। दूसरा, लेटराइट मृदा जैविक ह्यूमस समृद्ध होती है और पश्चिम बंगाल, असम और उड़ीसा में पाई जाती है। तो आपका होगा केवल 1 सत्य है, 2 गलत है। तो राइट आंसर जो इसमें देखिए केवल वो 2 सत्य है, गलत। बी 1 और 2 सत्य है। सी 1 और 2 असत्य हैं, ये भी गलत, ये भी गलत। डी केवल 1 सत्य है, तो राइट आंसर डी होगा। लेटराइट मृदा मानसून सदृश मौसमी वर्षा वाली उष्णकटिबंधीय जलवायु की विशिष्ट मृदा है। उष्णकटिबंधीय भारी वर्षा के कारण होने वाले तीव्र उपक्षालन या निक्षालन क्रिया के परिणामस्वरूप लेटराइट मृदा का निर्माण होता है, परंतु इस मृदा की उर्वरता कम होती है, अर्थात इनमें ह्यूमस की कमी होती है। यह मृदा केरल, पूर्वी तमिलनाडु, महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट के पर्वतीय क्षेत्र, उड़ीसा, मेघालय, छोटानागपुर, पठार आदि क्षेत्रों में पाई जाती है। 3 नंबर, निम्नलिखित कथनों में से लेटराइट मिट्टी के विषय में कौन सा कथन सही है? पहला, यह मिट्टी उच्च तापमान और भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होती है। दूसरा, इस मिट्टी में लौह ऑक्साइड एवं एल्युमिनियम की कमी पाई जाती है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। कूट, तो आपका कूट क्या होगा?
पहला सही है और दूसरा जो है सही पूछ रहा है तो दूसरा गलत है, तो इसलिए ये भी गलत है, ये भी गलत है। राइट आंसर सी है, ये भी गलत है। केवल 1 सही है, 2 गलत है। इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसलिए सी सही होगा। लेटराइट एक मिट्टी और एक चट्टान दोनों है जो लोहे और एल्युमिनियम में समृद्ध है और इसे आमतौर पर गर्म और गीले उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में गठित माना जाता है। यह मिट्टी अंतर्निहित मूल चट्टान अंडरलाइंग पेरेंट रॉक के गहन लंबे समय तक अपक्षय द्वारा विकसित होती है। आमतौर पर जब उच्च तापमान और वैकल्पिक गीली और शुष्क अवधि के लिए भारी वर्षा होती है, 4 नंबर देखिए, निम्न कथनों में से कौन सा भारत में लेटराइट मिट्टी के संदर्भ में सही नहीं है। पहला, इसमें चूना और नाइट्रोजन की कमी होती है। बी, यह अच्छी निर्माण सामग्री प्रदान करती है। सी, यह निक्षालन प्रक्रिया से प्रभावित होती है। डी, यह नमी पोषक और अधिक चिकनी मृदा कारक क्ले फैक्टर होती है। तो आपका सही नहीं है, तो ये वाला सही नहीं है, यानी कि गलत है। ठीक है, ये गलत है, बाकी सभी सही है। यहाँ पर पूछ रहा है सही नहीं है, यानी कौन सा सही नहीं है, तो ये वाला डी नंबर सही नहीं है, इसलिए राइट आंसर डी होगा, बाकी सभी सही है। लेटराइट मिट्टी का विकास उच्च वर्षा एवं तापमान वाले मुख्यतः उष्णकटिबंधीय जलवायु वाले क्षेत्रों में होती है। भारी वर्षा के कारण यह मृदा निक्षालन प्रक्रिया से प्रभावित होती है। इस मृदा के ऊपरी भाग में लौह एवं एल्युमिनियम की प्रचुरता होती है, जबकि इस मृदा में नाइट्रोजन, चूना, फास्फोरस, पोटास एवं जैविक पदार्थों जैसे पोषक तत्व पदार्थों की कमी होती है। इस मृदा की प्रमुख विशेषता सूखा होने पर ईंट के समान कठोर तथा भीगने पर मुलायम और फिसलने वाली हो जाती है। यह मिट्टी नमी पोषक व अधिक चिकनी मृदा कारक क्ले फैक्टर नहीं होती है। 5 नंबर देखिए, कथन ए, पश्चिम बंगाल की तुलना में आंध्र प्रदेश को शुद्ध रोपित क्षेत्र की उसके कुल क्षेत्रफल में प्रतिशतता कम है। कारण आर, अधिकांश आंध्र प्रदेश की मृदा मखरला लेटराइट प्रकार की है। ए, इसमें देखिए सही कौन सा है, तो ए सही है और आर जो है गलत है। तो ई और आर दोनों सही है, गलत है। ई और आर दोनों सही है, ये भी गलत है। ये सही है किंतु आर गलत है, तो सही है, ये गलत है। राइट आंसर सी है। प्रश्न काल में पश्चिम बंगाल का शुद्ध रोपित क्षेत्र नेट सोन एरिया लगभग 60% था, जबकि आंध्र प्रदेश का रोपित क्षेत्र सोन एरिया 40% था। एग्रीकल्चरल स्टैटिस्टिक्स एट ए ग्लांस 2024-25 के अनुसार वर्ष 2022-23 में पश्चिम बंगाल में अपने भौगोलिक क्षेत्र का शुद्ध रोपित क्षेत्र नेट सोन एरिया 58.77% है, तो आंध्र प्रदेश का यही आंकड़ा 35.13% है। अतः वर्तमान में भी कथन 1 सही है। लेटराइट मिट्टी लेटराइट सॉइल भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में अपक्षालन लीचिंग से निर्मित होती है। यह भारत में केरल, पूर्वी तमिलनाडु के छोटे से भाग में, उड़ीसा, छोटानागपुर पठार, पूर्वोत्तर में मेघालय के उत्तरी भाग तथा महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट के पर्वतीय क्षेत्रों आदि में पाई जाती है। आंध्र प्रदेश के अधिकांश भाग पर लाल एवं जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। इस प्रकार कारण आर सही नहीं है। चलिए अगला हम लोग देखते हैं। छः नंबर, लेटराइट मिट्टी मिलती है ए उत्तर प्रदेश में, बी हिमाचल प्रदेश में, सी पंजाब में, डी महाराष्ट्र में। राइट आंसर डी महाराष्ट्र में। लेटराइट मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार केरल राज्य मालाबार तटीय प्रदेश में और इसके बाद महाराष्ट्र में है। चूँकि विकल्प में केरल नहीं है, इसलिए वेस्ट उत्तर महाराष्ट्र होगा। 7 नंबर, लेटराइट मिट्टियों का
प्राधान्य है? ए मलाबार तटीय प्रदेश, बी कोरोमंडल तटीय प्रदेश, सी बुंदेलखंड में, डी बघेलखंड में। राइट आंसर ए मलाबार तटीय प्रदेश में। 8 नंबर, निम्नलिखित कथनों में से कौन लेटराइट मिट्टियों के लिए सही नहीं है? पहला, वे आर्द्र अपक्षालित प्रदेशों की मिट्टियाँ है। बी, वे बहुत ही अपक्षालित मिट्टियाँ है। सी, उनकी उर्वरता कम होती है। डी, इनमें चूना प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो डी, उनमें चूना प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। लेटराइट मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरिक अम्ल, पोटास, चूना, कार्बनिक तत्वों की कमी पाई जाती है। 9 नंबर, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा मृदा प्रारूप लोहे का अतिरेक होने के कारण अनुवर होता जा रहा है? ए मरुस्थलीय बालू, बी जलोढ़, सी पौडजोलिक, डी लेटराइट। तो राइट आंसर डी लेटराइट। उपयुक्त मिट्टियों में से केवल लेटराइट मेहलॉक ऑक्साइड पाया जाता है। स्पष्ट है कि लेटराइट मृदा लोहे का अतिरेक होने के कारण अनुर्वर होती जा रही है। तीसरा है जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। नोट्स देखिए, नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी को जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। जलोढ़ मृदाएं एलुवियल सॉइल देश के 45.6% भागों में लगभग 15 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। यह मिट्टी पंजाब से असम तक के विशाल मैदानी भागों तथा गुजरात व राजस्थान के कुछ क्षेत्रों के साथ साथ नर्मदा, तापी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी घाटियों एवं डेल्टा में फैली हुई है। इनका निर्माण हिमालय प्रायद्वीपीय नदियों के अपक्षय अपरदन द्वारा प्राप्त मलबों के निक्षेपण द्वारा हुआ है। इनका रंग हल्के धूसर से भस्मी धूसर के बीच और गठन टेक्सचर रेतीली से गाढ़ी दोमट के बीच पाया जाता है। जलोढ़ मिट्टी यानी दोमट संरचना लोम टेक्सचर में पोटास, चूना और जैव पदार्थों की पर्याप्त मात्रा पाई जाती है, परंतु इनमें नाइट्रोजन और ह्यूमस की कमी होती है। जलोढ़ मिट्टी में फास्फोरस की मात्रा सामान्यतः निम्न से मध्यम स्तर तक मिलता है। फलीदार फसलों की खेती से इनमें तेजी से नाइट्रोजन का स्थिरीकरण संभव। यह मिट्टियाँ सिंचाई हेतु सर्वोपयुक्त है, जिनकी मदद से इनमें चावल, गेहूँ, गन्ना, जूट, कपास, मक्का, तिलहन, फल और शाक सब्जियों की खेती की जाती है। सामान्यतः दोमट मिट्टी लोम टेक्सचर में बालू सैंड की मात्रा 40%, मृतिका क्ले की मात्रा 20% तथा पांसु कण या सिल्ट की मात्रा 40% होती है। बालू के बाद बलुई दोमट मिट्टी लोमी सैंड की जलधारण क्षमता सबसे कम होती है, क्योंकि इसमें वे रवे भारी मात्रा में एवं बड़े होते हैं। देखिए, भारत में जलोढ़ मृदा या जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र देखिए, ये पूरा जलोढ़ मृदा का क्षेत्र है। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। जलोढ़ मिट्टियों को 2 उपवर्गों में विभाजित किया जाता है। पहला, नवीन जलोढ़ या खादर। इन मिट्टियों का विस्तार नदी के बाढ़ के मैदानी क्षेत्र में पाया जाता है, जहां प्रतिवर्ष बाढ़ के दौरान मिट्टी की नवीन परत का जमाव होता रहता है। इस मिट्टी की जल धारण क्षमता अधिक होती है। यह मिट्टी सदैव उर्वर बनी रहती है। दूसरा, प्राचीन जलोढ़ या बांगर। बांगर मिट्टी की स्थिति बाढ़ की पहुंच से दूर कुछ ऊंचाई पर होती है। यहाँ मिट्टी का रंग हल्का पीला, रक्ताभ भूरा यानी पेल रेडिश ब्राउन पाया जाता है, जिसमें चूनेदार कंकड़ के पिंड नोड्यूल्स अधिक पाए जाते हैं। बांगर मिट्टियों पर लवणीय और क्षारीय प्रस्फुटन के कारण रेत का जमाव मिलता है। यह मिट्टी कम उर्वर होती है। इसमें नियमित उर्वरकों की आवश्यकता होती है। भावर देखिए, शिवालिक के गिरिपदीय क्षेत्र में जलोढ़ पंख पाए जाते हैं, जिनकी मिट्टी स्थूल और गिट्टिका युक्त होती है। इसे भावर कहा जाता है।
भाबर के दक्षिण दलदली और गाढ़ी मिट्टी वाले क्षेत्र को तराई कहा जाता है। यहाँ की मिट्टी में नाइट्रोजन और जैविक पदार्थों की प्रचुरता और फास्फेट की कमी पाई जाती है। यहाँ के ऊंचाई वाले भागों में प्राप्त प्राचीन जलोढ़ को राढ़ नाम से जाना जाता है। प्रश्न कोश देखते हैं। प्रश्न कोश का पहला सवाल। पहला, जलोढ़ मिट्टी के संदर्भ में नीचे दिए गए 4 कथनों में से सही कथन को चुनिए। पहला, यह मिट्टी भारत के कुल भूभाग के करीब 14% हिस्से में पाई जाती है। बी, इस मिट्टी में फास्फोरिक एसिड भरपूर मात्रा में पाया जाता है। सी, यह मिट्टी रेह, थूर, चौपन जैसे नामों से भी जानी जाती है। डी, यह मिट्टी उपजाऊ नहीं होती है। तो यहाँ पर आंसर नहीं दिया गया। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। जलोढ़ मिट्टी में पोटास, चूना और जैव पदार्थों की मात्रा पर्याप्त मात्रा पाई जाती है, परंतु इनमें नाइट्रोजन और ह्यूमस की कमी होती है। जलोढ़ मिट्टी में फास्फोरिक एसिड फास्फोरस की मात्रा निम्न से मध्यम स्तर तक मिलता है। एनसीईआरटी के अनुसार जलोढ़ मिट्टी में फास्फोरिक एसिड की पर्याप्त मात्रा पाई जाती है, परंतु भरपूर मात्रा में नहीं दिया गया है। यदि पर्याप्त को भरपूर माना जाए तो उत्तर बी सही हो सकता है। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग और सही उत्तर विकल्प सी को माना गया है, जो कि गलत है। भारत के 45.66% भाग पर जलोढ़ मिट्टी का विस्तार है। यह सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी है। लवणीय और क्षारीय मिट्टियों को स्थानीय रूप से रेह, थूर, चौपन, ऊसर, कल्लर जैसे नामों से जाना जाता है। दूसरा सवाल, भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा कौन सी है? ए, लाल मृदा, बी, काली मृदा, सी, जलोढ़ मृदा, डी, चूनेदार मृदा। तो राइट आंसर सी, जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदा भारत की सबसे अधिक उपजाऊ मृदा है। इसमें नाइट्रोजन की मात्रा कम होती है। जलोढ़ मृदा मूलतः हिमालय के निक्षेपों से बनी है। 3 नंबर सवाल देखिए, निम्नलिखित में कौन सी मिट्टी नदियों द्वारा निर्मित है? ए, लाल मिट्टी, बी, काली मिट्टी, सी, जलोढ़ मिट्टी, डी, लेटराइट मिट्टी। ये उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। राइट आंसर सी, जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी का निर्माण नदियों के द्वारा छोड़े गए जलोढ़ द्वारा होता है। जलोढ़ मिट्टियों को 2 उपवर्गों में बांटा गया। पहला, नवीन जलोढ़ या खादर। खादर का निर्माण नदी के बाढ़ के मैदानी क्षेत्र में होता है, जहाँ प्रतिवर्ष बाढ़ के दौरान मिट्टी की नवीन परत का जमाव होता रहता है। दूसरा, प्राचीन जलोढ़ या बांगर। मिट्टी की स्थिति बाढ़ की पहुँच से दूर कुछ ऊंचाई पर होती है। 4 नंबर सवाल देखिए, जलोढ़ मिट्टी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है या है? पहला, इसमें रेत की मात्रा पश्चिम से पूर्व की ओर घटती जाती है। दूसरा, ये बांगर एवं खादर स्वरूप में होते हैं। तीसरा, ये मृदा देश के कुल क्षेत्रफल का 40% हिस्सा है। चौथा, इस मिट्टी में पोटास की मात्रा अधिक एवं फास्फोरस की मात्रा कम होती है। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। राइट आंसर डी होगा, सभी के सभी ये सही है। राइट आंसर डी होगा, 1, 2, 3, 4। जलोढ़ मृदाएं उत्तरी मैदान और नदी घाटियों के विस्तृत भागों में पाए जाने वाली निक्षेपित मृदाएं हैं, जो देश के कुल क्षेत्रफल का लगभग 40% एनसीईआरटी के अनुसार भाग को ढके हुए हैं। गंगा के ऊपरी एवं मध्यवर्ती मैदान में खादर एवं बांगर नामक 2 भिन्न मृदाएं विकसित हुई है। बाढ़ के मैदान में प्रतिवर्ष बाढ़ों द्वारा निक्षेपित होने वाले नए उपजाऊ जलोढ़ को खादर कहते हैं, जबकि बाढ़ के पहुँच से दूर पुराने जलोढ़ को बांगर कहते हैं। पश्चिम से पूर्व की ओर इनमें बालू की मात्रा घटती जाती है। सामान्यतः इनमें पोटास की मात्रा अधिक और फास्फोरस की मात्रा सामान्यतः निम्न से मध्यम स्तर तक। एनसीईआरटी के अनुसार फास्फोरिक एसिड की मात्रा पर्याप्त पाई जाती है। एनसीईआरटी के आधार पर विकल्प सी भी सही हो सकता है। 5 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी नदियों द्वारा निर्मित है? ए, लाल मिट्टी, बी, काली मिट्टी, सी, जलोढ़ मिट्टी, डी, लेटराइट मिट्टी। ये उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। राइट आंसर सी, जलोढ़ मिट्टी। 6 नंबर, भारत में सबसे बड़ा मिट्टी का वर्ग है। ए, लाल मिट्टी, बी, काली मिट्टी, सी, बलुई मिट्टी, डी, कछारी मिट्टी। राइट आंसर डी, कछारी मिट्टी।
कछारी मिट्टी जलोढ़ मिट्टी सर्वाधिक क्षेत्र में पाई जाने वाली महत्वपूर्ण मिट्टी है। यह मिट्टी देश के 45.6% भागों के लगभग 15 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। यह मिट्टी पंजाब से असम तक विशाल मैदानी भाग तक गुजरात एवं राजस्थान के कुछ क्षेत्रों के साथ साथ नर्मदा, ताप्ती, महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी घाटियों एवं डेल्टा में फैली हुई है। 7 नंबर, निम्नांकित में से मिट्टी का कौन सा वर्ग भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर फैला है? ए जलोढ़ मिट्टी है, बी काली मिट्टी है, सी लाल मिट्टी है, डी जंगली मिट्टी है, ई इनमें से कोई नहीं। तो ए जलोढ़ मिट्टी है। 8 नंबर, गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी कहलाती है? ए भाबर, बी बांगर, सी खादर, डी कोंडालाइट। तो बी होगा बांगर। गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी को बांगर कहा जाता है। इनकी स्थिति बाढ़ की पहुंच से परे कुछ ऊंचाई पर होती है। इन मिट्टियों का रंग हल्का पीला, रक्ताभ, भूरा, पेल रेडिश ब्राउन पाया जाता है। 9 नंबर, निम्नलिखित में से किस प्रकार की मृदा की जल धारण क्षमता सबसे कम होती है? ए बलुई दोमट, बी दोमट बालू, सी मटियार दोमट, डी दोमट। राइट आंसर ए बलुई दोमट। दोमट बलुई मिट्टी एलुवियल सैंड सॉइल की जल धारण क्षमता सबसे कम होती है क्योंकि इसमें रवे भारी मात्रा में एवं बड़े होते हैं। 10 नंबर, दोमट्टी लोम मिट्टी में मिट्टी का कौन सा कण मिलता है? ए बालू कण, बी चिकना कण, सी पांसु कण, डी सभी प्रकार के कण। तो डी सभी प्रकार के कण। सामान्यतः दोमट मिट्टी में बालू सैंड की मात्रा 40%, मृतिका क्ले की मात्रा 20% तथा पांसु कण सिल्ट की मात्रा 40% होती है। अब देखिए चौथा देखेंगे मिट्टी यानी विविध पढ़ेंगे। नोट देखते हैं। लाल मिट्टियाँ रेड सॉइल भारत में लगभग 3.5 लाख वर्ग किलोमीटर एवं 10% क्षेत्र जिस 10.6% क्षेत्र पर विस्तारित है। लाल मिट्टी का निर्माण जलवायविक परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप क्रिस्टलीय, आग्नेय एवं कयांत्रित शैलों के विघटन एवं वियोजन से होता है। इस मिट्टी में सिलिका एवं आयरन की बहुलता होती है। इस मिट्टी का लाल रंग फेरिक ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण होता है, लेकिन जल योजित रूप में यह पीली दिखाई देती है। क्रिस्टलीय, आग्नेय और कयांत्रित चट्टानों में लोहे के व्यापक प्रसार के कारण मिट्टी का रंग लाल हो जाता है। लाल मिट्टी में चूना, फास्फोरस, नाइट्रोजन, ह्यूमस की कमी होती है। इनका विस्तार जो है मुख्यतः पश्चिमी तमिलनाडु, कर्नाटक, दक्षिणी महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, उड़ीसा एवं छोटानागपुर पठार झारखंड में पाया जाता है। अब यहाँ पर देखिए भारत की प्रमुख मिट्टियों के बारे में। यहाँ पर देखिए ध्यान से। पर्वतीय मिट्टियाँ देखिए कौन कौन सी है। ये जो पूरी लंबी लंबी खड़ी लाइन जो है ये पर्वतीय मिट्टी है। यहाँ पर हल्की हल्की है। उसके बाद से आप देखिए जलोढ़ मिट्टी है। जलोढ़ मिट्टी ये जो है ना डॉट डॉट करके है, ये वाली कलर थोड़ा चेंज करते हैं, ये वाली, ये सब क्या है? तो जलोढ़ मिट्टी है ये। फिर ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे पतली सी ऐसे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब लाल मिट्टियाँ देखते हैं। लाल को लाल से लाल मिट्टी है। लाल मिट्टी देखिए कौन सी है? लाल मिट्टी ये और ये वाला सब लाल मिट्टी है। और फिर इधर है। उसके बाद से काली मिट्टी देखिए। काली मिट्टी, काली को काला से कर देते हैं। काली मिट्टी है क्या कहते हैं? ये वाला, ये जो है काली, ये काली काली ये है ना, ये काली काली आँखें, तो ये सब ये काली है। उसके बाद से देखिए अब देखेंगे हम लोग लेटराइट मिट्टी। ये देखिए लेटराइट मिट्टी क्या है? तो ये वाला हल्का हल्का जो पूरा एकदम काला है ना, ये ज़्यादा मिट्टी नहीं है, ये हल्का ये। फिर इधर ये। अब देखिए आप कौन सी मिट्टी? तो बलुई मिट्टी। बलुई मिट्टी कौन सी है? तो ये राजस्थान में ये सब
ये वाला बलुई मिट्टी है। तो चलिए हम लोग देख लिए, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। पर्वतीय ये मिट्टी या माउंटेन सॉइल, ये मिट्टी पर्वतीय एवं पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है। ये मिट्टी छिछली और अपरिपक्व है तथा इनमें कार्बन नाइट्रोजन अनुपात काफ़ी अधिक होता है। ये मिट्टी हल्की अम्लीय होती है। मरुस्थलीय मिट्टियों डेजर्ट सॉइल का विकास शुष्क और अर्ध शुष्क जलवायु दशाओं में हुआ है। ये राजस्थान, सौराष्ट्र, गुजरात, कच्छ, गुजरात, दक्षिण पश्चिमी पंजाब एवं हरियाणा के कुछ क्षेत्रों आदि में पाई जाती है। यह मिट्टी रेत एवं बजरी से युक्त है, जिसमें जैव पदार्थों और नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है। दलहनी फसलें वायुमंडलीय नाइट्रोजन स्थिरीकरण के द्वारा मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है। मिट्टी में वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने वाली प्रमुख फसलें इस प्रकार हैं: अल्फा अल्फा ड्राई बीन्स, गर्बंजो बीन्स, मटर, सोयाबीन, उड़द आदि। प्रश्न कोश का अब पहला सवाल हम लोग देखेंगे क्या है। पहला, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1, सूची 2। मिट्टी राज, जलोढ़, काली, लाल, मरुस्थलीय। तो मरुस्थलीय तो आपको पता ही है कहाँ मिलेगी, राजस्थान में। और जलोढ़ आपको कहाँ मिलेगी, तो उत्तर प्रदेश में। उसके बाद से काली कहाँ मिलेगी, काली तो आपका मिलेगी महाराष्ट्र। लाल कहाँ मिलेगी, तो लाल लाल आपकी मिलेगी लाल लाल जो है आंध्र प्रदेश में मिलेगी। तो इस तरह से राइट आंसर होगा ए का 2, बी का 3, सी का 4 और डी का 1। तो राइट आंसर बी होगा। सही सुमेलन इस प्रकार है: मिट्टी राज, जलोढ़ जो उत्तर प्रदेश में, काली महाराष्ट्र में, लाल आंध्र प्रदेश में, मरुस्थलीय राजस्थान में। 2 नंबर देखिए, पश्चिमी राजस्थान की मिट्टी में किसकी मात्रा अधिक है? ए एल्युमिनियम, बी कैल्शियम, सी नाइट्रोजन, डी फास्फोरस। राइट आंसर बी कैल्शियम। पश्चिमी राजस्थान के अंतर्गत जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, जालौर, जोधपुर, श्रीगंगानगर, सिरोही, झुंझुनू, पाली, सीकर, नागौर, चूरू, हनुमानगढ़ आदि जिले आते हैं। इन जिलों की मिट्टी चूना कैल्शियम के लवण आधारित क्षारीय एवं लवणीय प्रकार की होती है, अतः इस क्षेत्र की मिट्टी में कैल्शियम की अधिक मात्रा पाई जाती है। तीसरा सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी फसल मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है? ए आलू, बी सोघर्म, सी सूरजमुखी, डी मटर। तो राइट आंसर डी मटर होगा। दलहनी फसलें वायुमंडलीय नाइट्रोजन स्थिरीकरण के द्वारा मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है। मिट्टी में वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने वाली प्रमुख फसलें इस प्रकार हैं: अल्फा ड्राई बीन्स, गर्बंजो बीन्स, मटर, सोयाबीन, उड़द आदि। अतः विकल्प डी सही उत्तर है। 4 नंबर, भूमि की उर्वरता बढ़ाने के लिए निम्न में से कौन सी फसल उगाई जाती है? ए गेहूँ, बी चावल, सी उड़द, डी गन्ना। राइट आंसर सी उड़द। उपयुक्त फसलों में से फसल भूमि की उर्वरता बढ़ाने के लिए उड़द की फसल उगाई जाती है। कभी कभी इसका हरी खाद के रूप में उपयोग किया जाता है। 5 नंबर, भारत के कुछ भागों में यात्रा करते हुए आप देखेंगे कि कहीं कहीं लाल मिट्टी पाई जाती है। मिट्टी के इस रंग का प्रमुख कारण क्या है? ए मैग्नीशियम का बाहुल्य, बी संचित ह्यूमस, सी फेरिक ऑक्साइड की विद्यमानता, डी फॉस्फेटों का बाहुल्य। तो राइट आंसर सी फेरिक ऑक्साइड की विद्यमानता। लाल मिट्टी का निर्माण जलवायविक परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप क्रिस्टलीय, आग्नेय एवं क्रियांतरित शैलों के विघटन एवं वियोजन से होता है। इस मिट्टी
में सिलिका एवं आयरन की बहुलता होती है। इस मिट्टी का लाल रंग फेरिक ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण होता है, लेकिन जल योजित रूप में यह पीली दिखाई देती है। 6 नंबर, नीचे दो कथन दिए गए जिनमें से एक को अभिकथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया। अभिकथन ए, लाल मृदा भारत के दूसरे सबसे बड़े मृदा समूह को दर्शाती है। कारण आर, लाल मृदा काली मृदा को दक्षिण पूर्व और उत्तर दिशाओं से घिरे हुए हैं। तो इसमें आंसर आगे देखेंगे आगे क्या दिया गया है, और भी कुछ दिया हो गया होगा। तो दिया गया है नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर को चुनना है। तो सही उत्तर होगा इसमें जो है ए गलत है, किंतु आर जो है सही है। लाल मृदा काली मृदा को दक्षिण पूर्व और उत्तर दिशाओं से घिरे हुए हैं। ये लाल मृदा भारत के दूसरे सबसे बड़े मृदा समूह को दर्शाते हैं, गलत है। सही उत्तर था ए और आर दोनों सही है, गलत है। ए गलत है परंतु आर सही है, तो राइट आंसर बी होगा। ए और आर दोनों सही है, ये भी गलत है। ए सही किंतु आर गलत है, ये भी गलत है, तो राइट आंसर बी होगा। लाल मृदा जलोढ़ मृदा के बाद भारत का तीसरा सबसे बड़ा मृदा समूह है। यह देश के लगभग 10.6% क्षेत्र पर विस्तारित है। इसका विस्तार मुख्यतः पश्चिमी तमिलनाडु, कर्नाटक, दक्षिणी महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, उड़ीसा एवं नागपुर पठार, झारखंड पर है। काली मृदा का विस्तार मुख्यतः दक्कन के पठार पर पाया जाता है। अतः स्फटिक लाल मृदा काली मृदा को दक्षिण पूर्व और उत्तर दिशाओं से घेरे हुए, अतः कथन ए गलत है, किंतु कारण आर सही है। 7 नंबर, भारतीय मृदाओं में जिस सूक्ष्म तत्व की सर्वाधिक कमी है वह है ए तांबा, बी लोहा, सी मैग्नीज, डी जस्ता। तो राइट आंसर डी जस्ता। भारतीय मृदाओं में प्रश्नगत सूक्ष्म तत्वों में से जस्ता की सर्वाधिक कमी है। 8 नंबर, कथन ए, हिमालय की मिट्टियों में ह्यूमस प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। कारण आर, हिमालय में सर्वाधिक क्षेत्र वर्णाच्छादित है। कूट, तो आपका जो है कूट, ये जो है गलत है, और डी आर जो है सही है। तो इसमें जो ए और आर दोनों सही है, गलत है। ए और आर दोनों सही है, ये भी गलत है। ये सही है परंतु आर गलत है, ये भी गलत है। ए गलत है परंतु आर सही है, तो राइट आंसर डी होगा। हिमालय की मिट्टियों में ह्यूमस का अभाव रहता है, जबकि हिमालय में सर्वाधिक क्षेत्र वर्णाच्छादित है। इस प्रकार कथन ए गलत है, जबकि कारण आर सही है। 9 नंबर, करेवास मृत्तिका जो जफरान केसर का एक स्थानीय प्रकार के उत्पादन के लिए उपयोगी पाई जाती है। ए कश्मीर हिमालय में, बी गढ़वाल हिमालय में, सी नेपाल हिमालय में, डी पूर्वी हिमालय में। ये उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो राइट आंसर ए कश्मीर हिमालय में। जफरान केसर की खेती के लिए कश्मीर घाटी प्रसिद्ध है, जो करेवा मिट्टी बुदूर में उपजाई जाती है। ये ताजे जल द्वारा जमा की गई मिट्टी है। 10 नंबर, करेवा किस प्रकार की खेती के लिए प्रसिद्ध है? ए केला, बी केसर, सी आम, डी अंगूर। ये उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। राइट आंसर होगा बी केसर के लिए। करेवा विभिन्न प्रकार की मृदाओं तथा तलछट जैसे रेत, गाद, मृत्तिका, सेल, लिग्नाइट, लोयस के जमाव है, जो हिमनदी चट्टानों की परतों से अंतर्विभाजित है। करेवा जफरान देसी केसर की कृषि के लिए प्रसिद्ध है। 11 नंबर, पौधों को सबसे अधिक पानी किस मिट्टी में मिलता है? ए चिकनी मिट्टी में, बी पांसु मिट्टी में, सी बलुई मिट्टी में, डी लोम मिट्टी में। तो राइट आंसर ए चिकनी मिट्टी में मिलते हैं। चिकनी मिट्टी में जल धारण की क्षमता सबसे अधिक होती है, इसलिए पौधों को सबसे अधिक पानी इसी मिट्टी में मिलता है। चिकनी मिट्टी में 50% से कम गाद, 50% तक मृतिका और बालू की कुछ मात्रा पाई जाती है। इसमें वायु का आवागमन कम होता है, जिससे जल क्रांति हो जाती है। 12 नंबर, निम्नलिखित में किस कण का व्यास 0.002 मिलीमीटर से कम होता है? ए मृत्तिका, बी गाद, सी महीन बालू, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। ए मृत्तिका होगा।
मृतिका क्ले का व्यास 0.02 मिलीमीटर से कम होता है, जबकि गाद का व्यास 0.02 मिलीमीटर से 0.05 मिलीमीटर का मध्य तथा महीन बालू या रेत का व्यास 0.05 मिलीमीटर से 2 मिलीमीटर का मध्य होता है। 13 नंबर, मटासी मिट्टी के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? यह पहला, यह मिट्टी अधिकांशतः भाटा मिट्टी की अपेक्षा अधिक तथा कन्हार मिट्टी की अपेक्षा कम ऊंचाई पर पाई जाती है। बी, यह मिट्टी कन्हार मिट्टी से कम उपजाऊ होती है। सी, इस मिट्टी में लोहे की मात्रा अधिक होती है। डी, इस मिट्टी में रेत की मात्रा अधिक होती है। राइट आंसर ए ये होगा। मटासी मिट्टी को लाल पीली मृदा भी कहा जाता है। यह मिट्टी छत्तीसगढ़ के अधिकांश भाग में फैली हुई है। इस प्रकार की मृदा छत्तीसगढ़ के लगभग आधे क्षेत्र में फैली हुई है। यह अधिक ऊंचाई पर अधिक जल निकासी वाले स्थानों पर पाई जाती है। इस मृदा में आयरन ऑक्साइड सबसे प्रचुर तत्व है। फेरस ऑक्साइड Fe2O3 की उपस्थिति इसे लाल रंग, जबकि फेरिक ऑक्साइड Fe3O4 इसे पीला रंग देता है। धान के उपयोग के लिए प्रमुख मृदा है। 14 नंबर, निम्नलिखित में से किस मिट्टी का पीएच मान सबसे कम होता है? ए, भाटा मिट्टी। बी, डोरसा मिट्टी। सी, मटासी मिट्टी। डी, कन्हार मिट्टी। ए, भाटा मिट्टी। इनके पीएच मान में एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में वहाँ की मिट्टी के संगठन के आधार पर विविधता है। इन मिट्टियों को समान विवरण के आधार पर भाटा मिट्टी लेटराइट का पीएच मान सबसे कम है, जो लगभग 6.5 है, जो कि अम्लीय प्रकृति की है। यह मिट्टी निछालित है। भाटा मिट्टी उच्च भौगोलिक स्थिति में है। यह बनावट में रेतीली दोमट से लेकर बजरी वाली रेतीली मिट्टी, लाल पीले रंग की ज्यादातर बंजर भूमि है। 5 नंबर, अम्लीय एवं क्षारीय मृदा। नोट्स, मिट्टी का पीएच मान कम होना मिट्टी की अम्लीयता को तथा पीएच मान अधिक होना मिट्टी की क्षारीयता को प्रदर्शित करता है। अधिक अम्लीय या अधिक क्षारीय मिट्टी समान फसलों के लिए उपयुक्त नहीं होती है। समान फसलें उगाने वाली मिट्टी का पीएच 6.0 से 7.5 के आसपास उपयुक्त होती है। तेजाबी एसिडिक मृदाएं औषधि सेडिमेंट्री प्रकृति की होती है। ये मिट्टी लेटराइट, लौहमय लाल और अन्य लाल मृदा समूह की मृदाएं होती है। इनका विकास मुख्यतः भू आकृति, अम्लीय मूल सामग्री और नमी युक्त जलवायु के प्रभाव से होता है। ताप एवं नमी युक्त जलवायु और अत्यधिक वर्षा की स्थिति में मृदाओं को मूल सामग्री में तीव्र अपक्षय वेदरिंग होता है और क्षारों यानी बेसिस की लीचिंग काफ़ी बढ़ जाती है। उच्च तापमान के साथ भारी वर्षा और अत्यधिक लीचिंग से अम्लीय मृदाओं का निर्माण होता है। तेजाबी यानी एसिडिक मिट्टी को कृषि योग्य बनाने के लिए सामान्यतः चूने लाइम का प्रयोग किया जाता है। भारत में क्षारीय मृदा शुष्क एवं अर्ध शुष्क भागों एवं दलदली क्षेत्रों में पाई जाती है। इस मिट्टी की उत्पत्ति शुष्क एवं अर्ध शुष्क भागों में जल तल के ऊंचा होने एवं जल प्रवाह का दोषपूर्ण होने के कारण होती है। इसी स्थिति में केशिका कर्षण की क्रिया द्वारा सोडियम Na, कैल्शियम Ca एवं मैग्नीशियम Mg के लवण मृदा के ऊपरी सतह पर निक्षेपित हो जाते हैं। यह मिट्टी मुख्यतः उत्तर प्रदेश सहित पंजाब, हरियाणा, राजस्थान आदि क्षेत्रों में पाई जाती है। मिट्टी की क्षारीयता को बदलने और खारेपन को हटाने के लिए जिप्सम, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेटेड का प्रयोग किया जाता है। साथ ही जिप्सम की प्रतिक्रिया से बने लवण उत्पादों की लीचिंग के लिए मृदा बनावट के अनुसार लगभग 30 से 60 सेंटीमीटर जल की भी आवश्यकता रहती है। मिट्टियों में जब सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम आदि की अधिकता होती है तो लवणीय मृदा का निर्माण होता है। भारत में सर्वाधिक लवण प्रभावित मृदा क्षेत्र गुजरात में है। लवणीय प्रभावित साल्ट अफेक्टेड मृदा को लवणीय, सैलाइन, क्षारीय, सोडिक, एल्काली एवं तटीय लवणीय में विभाजित किया जाता है। भारत में सर्वाधिक क्षारीय मृदा क्षेत्र उत्तर प्रदेश में है, जबकि सर्वाधिक लवणीय मृदा क्षेत्र गुजरात में है। मृदा का लवणीय भवन यानी सैलाइन बिल्डिंग मृदा में एकत्रित सिंचित जल के वाष्पीकृत होने से पीछे छूटे नमक और खनिजों से उत्पन्न होता है। सिंचित भूमि पर लवणीय भवन यानी सैलाइन बिल्डिंग होने के कारण मृदाएं अपारगम्य बन जाती है।
प्रश्न कोश का पहला सवाल हम लोग देखते हैं। पहला सवाल, निम्नलिखित कथन ऊसर मिट्टी के संबंध में है। पहला, चूने का प्रयोग कर इसे सुधारा जा सकता है। दूसरा, इस मिट्टी का पीएच मान 7 से अधिक होता है। तीसरा, इस मिट्टी में धान की फसल उगाई जा सकती है। नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। कोड तो आपका हो जाएगा 2 और 3 जो है सही है, 1 नंबर गलत है। तो राइट आंसर होगा बी, 2 और 3 सही है। ऊसर मिट्टी का पीएच मान 7 से अधिक होता है। इस मिट्टी में जीवांश, नाइट्रोजन और जिंक की भारी कमी होती है। इसके उपचार के लिए पायराइट, जिप्सम और ढांचा की हरी खाद का उपयोग किया जाता है। इस प्रकार के भूमि पर ऊसर सहनशील धान की प्रजाति जैसे नरेंद्र शंकर ऊसर धान, धान 1, ऊसर धान 2 आदि उगाया जाता है। चूने का प्रयोग ऊसर मिट्टी के उपचार की जगह अम्लीय मिट्टी के उपचार में प्रयोग होता है। अतः विकल्प बी सही उत्तर है। दूसरा, समान फसलें उगाने के लिए उर्वर भूमि का पीएच मान कितना होने की संभावना है। ए 3, बी 4, सी 6 से 7, डी 9 से 10। राइट आंसर सी 6 से 7। मिट्टी के पीएच मान कम होना मिट्टी की अम्लीयता को तथा पीएच मान अधिक होना मिट्टी की क्षारीयता को बताता है। अधिक अम्लीय, अधिक क्षारीय मिट्टी सामान्य फसलों के लिए उपयुक्त नहीं होती है। समान फसलें उगाने वाले मिट्टी का पीएच मान 6.0 से 7.5 के आसपास उपयुक्त होता है। 3 नंबर, तेजाबी मिट्टी को कृषि योग्य बनाने हेतु निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जा सकता है। ए लाइम, बी जिप्सम, सी कैल्शियम, डी वेजिटेबल कंपोस्ट। राइट आंसर होगा ए लाइम। तेजाबी एसिडिक मिट्टी को कृषि योग्य बनाने के लिए सामान्यतः लाइम का प्रयोग किया जाता है। उल्लेखनीय कि मिट्टी के अधिक अम्लीय या अधिक क्षारीय होने पर वह समान फसलों की कृषि के लिए उपयुक्त नहीं रहती है। 4 नंबर सवाल देखिए, मिट्टी में खारापन एवं क्षारीयता की समस्या का समाधान है। ए शुष्क कृषि विधि, बी खेतों में जिप्सम का उपयोग, सी वृक्षारोपण, डी समोच्च रेखाओं के अनुसार कृषि। तो राइट आंसर बी खेतों में जिप्सम का उपयोग। मिट्टी की क्षारीयता को बदलने और उससे खारेपन को हटाने के लिए जिप्सम, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट का प्रयोग किया जाता है। साथ ही जिप्सम की प्रतिक्रिया से बने लवण उत्पादों के लीचिंग के लिए मृदा बनावट के अनुसार लगभग 30 से 60 सेंटीमीटर जल की भी आवश्यकता रहती है। 5 नंबर, किसका उपयोग मिट्टी की लवणता एवं क्षारीयता की समस्या का दीर्घकालीन हल है। ए रॉक फॉस्फेट, बी जिप्सम, सी खाद, डी यूरिया। तो बी जिप्सम। 6 नंबर, भारत में सर्वाधिक क्षारीय क्षेत्र पाया जाता है। ए गुजरात राज्य में, बी हरियाणा राज्य में, सी पंजाब राज्य में, डी उत्तर प्रदेश राज्य में। तो राइट आंसर डी उत्तर प्रदेश राज्य में। केंद्रीय मृदा लवण अनुसंधान संस्थान के अनुसार भारत में सर्वाधिक क्षारीय मृदा वाला राज्य उत्तर प्रदेश। इसका हेक्टेयर है 13,46,971 हेक्टेयर है। राज्य क्षेत्रफल क्षारीय मृदा हेक्टेयर में। गुजरात जो है 54,1430 है। हरियाणा जो है 18,000। ये जो है गुजरात से 5,41,430 है। यह 1,83,399 है। पंजाब में 1,51,717 है। उत्तर प्रदेश है 1,34,000 13,46,971 है उत्तर प्रदेश। 7 नंबर देखिए, भारत में लवणीय मृदा का सर्वाधिक क्षेत्रफल है। तो आपका ई उत्तर प्रदेश में, बी हरियाणा में, सी गुजरात में, डी महाराष्ट्र में। तो लवणीय गुजरात में है, क्षारीय उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा है। केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान के अनुसार भारत में सर्वाधिक लवणीय मृदा वाला राज्य गुजरात जो है 12,18,255 हेक्टेयर है।
राज्य क्षेत्रफल लवणीय मृदा हेक्टेयर में। तो गुजरात है 12,18,255। हरियाणा है 49,157। उत्तर प्रदेश है 21,989। महाराष्ट्र है आपका 1,77,093। महाराष्ट्र है 1,77,093। 8 नंबर सवाल देखते हैं। 8, लवण प्रभावित मृदाओं का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य है। ए तमिलनाडु, बी राजस्थान, सी गुजरात, डी आंध्र प्रदेश। तो राइट आंसर सी होगा गुजरात। 9 नंबर, मृदा का लवणीय भवन मृदा में एकत्रित सिंचित जल के वाष्पीकृत होने से पीछे छूटे नमक और खनिजों से उत्पन्न होता है। सिंचित भूमि पर लवणीय भवन का क्या प्रभाव पड़ता है? 1, यह फसलों के उत्पादन में अत्यधिक वृद्धि लाता है। बी, यह कुछ मृदाओं को अपारगम्य बना देता है। सी, यह भौम जलस्तर को ऊपर ले आता है। डी, यह मृदा का वायु अवकाशों को जल से भर देता है। राइट आंसर बी होगा, यह कुछ मृदाओं को अपारगम्य बना देता है। मृदा का लवणीय भवन सैलाइन बिल्डिंग मृदा में एकत्रित सिंचित जल के वाष्पीकृत होने से पीछे छूटे नमक और खनिजों से उत्पन्न होता है। सिंचित भूमि पर लवणीय भवन होने के कारण मृदाएं अपारगम्य बन जाती है। 10 नंबर, नीचे दो कथन दिए गए जिनमें से एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया। अभिकथन ए, भारत में लवणीय मिट्टी फसलों की खेती के लिए उपयुक्त नहीं है। कारण आर, लवणीय मिट्टी में नमक की मात्रा अधिक होती है जिसका मुख्य कारण शुष्क जलवायु और खराब जल निकासी है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। कूट देखिए, तो राइट आंसर जो है पहले कूट देखते हैं। तो ए सही है और आर भी सही है। तो ए और आर दोनों सत्य है। आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है, गलत है। ए असत्य, आर सत्य, गलत है। ए और आर दोनों सत्य और आर ए की सही व्याख्या करता है। तो राइट आंसर सी होगा, डी गलत है। राइट आंसर आपका सी होगा। भारत में लवणीय मिट्टी में सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम के अनुपात की अधिकता पाई जाती है, तो यह मिट्टी खेती के लिए उपयुक्त नहीं है। अतः कथन ए सत्य है। लवणीय मिट्टी में नमक की अधिक मात्रा होती है जिसका मुख्य कारण शुष्क जलवायु और खराब जल निकासी है। अतः कथन आर भी सत्य है। 11, निम्नलिखित में कौन सी मिट्टी चाय बागानों के लिए उपयुक्त है? ए अम्लीय, बी क्षारीय, सी जलोढ़ कछारी, डी रेगड़ या रेगुर। राइट आंसर होगा आपका अम्लीय। चाय बागानों या टी प्लांट्स के लिए गहरी, अम्लीय और अच्छे जल निकास वाली मिट्टी की आवश्यकता होती है। जल निकासी की पर्याप्त सुविधा के कारण इन बागानों को पर्वतीय ढलानों पर लगाया जाता है। अब हम लोग पढ़ेंगे टॉपिक नंबर 6 पढ़ेंगे, मृदा अपरदन एवं सुधार। नोट्स देखते हैं। प्राकृतिक अभिकर्ता जैसे जल, वायु, पवन आदि मिट्टी के ऊपरी आवरण क्रमिक कटाव, रिमूवल तथा स्थानांतरण, ट्रांसपोर्टेशन को मृदा अपरदन सॉइल इरोजन कहते हैं। मृदा अपरदन के कई कारक होते हैं जिसमें निर्वनीकरण, डिफॉरेस्टेशन, अत्यधिक पशुचारण, झूम कृषि, अवैज्ञानिक कृषि पद्धति, परिवहन एवं संचार साधनों द्वारा प्राकृतिक अपवाह का अपवर्तन एवं अवरोध तथा अंधाधुंध खनन आदि मुख्य है। भारत में मृदा अपरदन सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र में चंबल एवं यमुना नदियों के उत्खात भूमि क्षेत्र, पश्चिमी हिमालय के गिरिपदीय क्षेत्र, शिवालिक पहाड़ियों के पाद क्षेत्र इसमें शामिल है। छोटानागपुर पठार, ताप्ती से साबरमती घाटी तक का क्षेत्र, मालवा पठार, महाराष्ट्र के काली मिट्टी क्षेत्र, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात का शुष्क क्षेत्र इत्यादि प्रमुख है। भारत में चंबल घाटी क्षेत्र में खो गड्ढों का निर्माण अवनालिका अपरदन गली इरोजन के कारण हुआ है। अवनालिका अपरदन समांतर तीव्र ढाले पर होता है। वर्षा से गहरी हुई अवनालिका कृषि भूमि को छोटे छोटे टुकड़ों में खंडित कर देती है जिससे वे कृषि के लिए अनुपयुक्त हो जाती है। जिस प्रदेश में अवनालिका अथवा बीहड़ अधिक संख्या में होते हैं उसे उत्खात भूमि स्थलाकृति कहा जाता है। मृदा अपरदन प्रक्रियाओं का क्रमिक अनुक्रम इस प्रकार है। आसफाल यानी बूंदाघात अपरदन, स्प्लैश इरोजन, वर्षा के बूंदों के मिट्टी पर आघात से मृदा कणों के पृथक्करण को आसफाल या बौछार या बूंदाघात अपरदन के नाम से जाना जाता है। परत
अपर्दन सीट इरोजन, जब जल बड़े क्षेत्र में सीट चादर के रूप में बहकर ऊपरी मिट्टी की परत को बहा ले जाती है तो उसे परत अपर्दन सीट इरोजन कहते हैं। रील अपर्दन रील इरोजन, जब मिट्टी में छोटी एवं कम गहरी नालियाँ बन जाती है। अवनालिका अपर्दन गली इरोजन, जब रील अपर्दन की नालियाँ बड़ी एवं विस्तृत हो जाती है। धारा चैनल अपर्दन स्ट्रीम चैनल इरोजन, जब जल एक मोटी धारा के रूप में प्रवाहित होने लगता है और चैनल को जब तब तक अपर्दित करता है जब तक कि वह स्थिर ढाल प्राप्त नहीं कर लेता है। सूघर्म ज्वार किसी अन्य फसल की तुलना में भूमि अपर्दन के लिए अधिक उत्तरदायी है। मृदा संरक्षण के संबंध में प्रचलित पद्धतियों में सस्यावर्तन, वेदिका निर्माण और वायुरोध को बाद में उपयुक्त माना जाता है। मृदा सुधार के अंतर्गत फसल चक्र, मिश्रित खेती और बहुफसलीय खेती मृदा की उर्वरता को पोषित किया जा सकता है। प्रश्न कोश का पहला सवाल हम लोग देखते हैं। पहला सवाल, भारत में निम्न से किस क्षेत्र में मृदा अपर्दन सॉइल इरोजन की समस्या गंभीर है? ए मालवा पठार, बी शिवालिक पहाड़ियों के पाद क्षेत्र, सी दंडकारण्य, डी मेघालय। राइट आंसर बी शिवालिक पहाड़ियों के पाद क्षेत्र। दिए गए विकल्पों में शिवालिक पहाड़ियों के पाद क्षेत्र मृदा अपर्दन की समस्या गंभीर है। इसके अतिरिक्त भारत में मृदा अपर्दन से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र क्रमशः इस प्रकार है। पहला, चंबल एवं यमुना नदियों के उत्खात भूमि क्षेत्र। दूसरा, पश्चिमी हिमालय के गिरिपदीय क्षेत्र, शिवालिक पहाड़ियों के पाद क्षेत्र इसमें शामिल है। तीसरा, छोटा नागपुर का पठार। चौथा, ताप्ती से साबरमती घाटी तक का क्षेत्र। पांचवा, मालवा पठार। छठा, महाराष्ट्र का काली मिट्टी क्षेत्र। सातवां, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात के शुष्क क्षेत्र। 2 नंबर देखिए, निम्नलिखित में भारत का कौन सा क्षेत्र मृदा अपर्दन इरोजन से अत्यधिक प्रभावित है? ए मालवा पठार, बी उत्तर प्रदेश तराई, सी आंध्र तटीय क्षेत्र, डी चंबल घाटी। तो राइट आंसर डी चंबल घाटी। दिए गए विकल्पों में चंबल घाटी मृदा अपर्दन से अत्यधिक प्रभावित है। तीन नंबर सवाल देखिए, मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में मृदा अपर्दन मिट्टी के कटाव की समस्या है? ए जबलपुर, बी भोपाल, सी मुरैना, डी खंडवा। तो राइट आंसर सी मुरैना। मध्य प्रदेश में चंबल और अन्य नदियों द्वारा अवनालिका अपर्दन के कारण मुरैना, भिंड एवं ग्वालियर जिलों की अधिकांश भूमि बीहड़ एवं बंजर हो गई है। 4 नंबर सवाल देखिए। 4 नंबर, चंबल घाटी के खोह या खड्डों के निर्माण का कारण निम्नलिखित में से किस प्रारूप का अपर्दन है? ए अस्फालन, बी चादरी, सी क्षुद्र सरिता या डी अवनालिका। तो राइट आंसर डी होगा अवनालिका। भारत का मृदा अपर्दन मानचित्र को देखने से यह स्पष्ट होता है कि चंबल घाटी क्षेत्र में खोह यानी खड्डों का निर्माण अवनालिका अपर्दन गली इरोजन के कारण हुआ है। 5 नंबर सवाल देखिए, निम्नलिखित में से मृदा अपर्दन प्रक्रिया प्रोसेस ऑफ सॉइल इरोजन के सही क्रम को पहचानिए। ए अस्फाल अपर्दन, परत अपर्दन, रील अपर्दन, अवनालिका अपर्दन। बी परत अपर्दन, अस्फाल अपर्दन, अवनालिका अपर्दन, रील अपर्दन। सी रील अपर्दन, अवनालिका अपर्दन, परत अपर्दन, अस्फाल अपर्दन। डी अवनालिका अपर्दन, रील अपर्दन, परत अपर्दन, अस्फाल अपर्दन। राइट आंसर ए अस्फाल अपर्दन, परत अपर्दन, रील अपर्दन और अवनालिका अपर्दन। राइट आंसर ये सही है, सही क्रम है ये। मृदा अपर्दन के चरण नुकसान के बढ़ते क्रम के संदर्भ में इस प्रकार है। बौछारी चरण यानी परत क्षरण, नलिका चरण, अवनालिका चरण, अपर्दन, अस्फाल अपर्दन, स्प्लैश इरोजन। वर्षा के बिंदु के मिट्टी पर आघात से मृदा कणों से पृथक्करण को अस्फाल या बौछार या बूंदाघात अपर्दन के नाम से जाना जाता है। परत अपर्दन या सीट इरोजन, जब जल बड़े क्षेत्र में सीट चादर के रूप में बहकर ऊपरी मिट्टी की परत को बहा ली जाती है तो उसे परत अपर्दन या सीट इरोजन कहते हैं। रील अपर्दन रील इरोजन, जब मिट्टी में छोटी एवं कम गहरी नालियाँ बन जाती है। अवनालिका अपर्दन गली इरोजन, जब रील अपर्दन की नालियाँ बड़ी एवं विस्तृत हो जाती है। धारा चैनल अपर्दन स्ट्रीम चैनल इरोजन, जब जल एक मोटी धारा के रूप में प्रवाहित होने लगता है और चैनल को तब तक अपर्दित
करता है जब तक कि वह स्थिर ढाल प्राप्त नहीं कर लेता है। चलिए अगला हम लोग देखते हैं कौन सा 6 नंबर, निम्नलिखित प्रकार के क्षरण पर विचार करें तथा इस प्रकार के क्षरण के कारण खेत से मिट्टी के नुकसान के बढ़ते क्रम के संदर्भ में सही क्रम में व्यवस्थित करें। ए अवनालिका क्षरण अपर्दन, बी बौछारी क्षरण, 3 नलिका क्षरण, 4 परत क्षरण। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। कूट, तो आपका चयन करना है कूट से। चलिए चयन करते हैं, कलर चेंज कर लिए। पहला जो होगा 2 होगा बौछारी क्षरण, उसके बाद होगा आपका 4 होगा परत क्षरण, उसके बाद होगा आपका 3 होगा नलिका क्षरण, उसके बाद से होगा आपका ए नलिका क्षरण अपर्दन। राइट आंसर 2 4 3 1, 2 4 3 1, सी आंसर सही है। सात नंबर, कृषि भूमि में किसके पौधे उगाने से भूमि का अपर्दन अधिकतम तीव्रता से होता है? ये सुघर्म, बी आलू, सी गेहूं, डी क्लोवर। ये सुघर्म। विश्व वन्यजीव कोष के एक विश्लेषण के अनुसार सुघर्म यानी ज्वार किसी अन्य फसल की तुलना में भूमि अपर्दन के लिए अधिक उत्तरदायी है। प्रश्नगत फसलों में क्लोवर में सबसे कम भूमि अपर्दन होता है। 8 नंबर, कौन सा तरीका मिट्टी की उर्वरता प्राप्त करने का नहीं है? ए फसल चक्र, बी मिश्रित खेती, सी बीज संशोधन, डी बहुफसली खेती। राइट आंसर बीज संशोधन। बीज संशोधन की विधि से उपज पर प्रभाव पड़ेगा किंतु मृदा की उर्वरता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, जबकि फसल चक्र, मिश्रित खेती और बहुफसली खेती के द्वारा मृदा की उर्वरता को पोषित किया जा सकता है। 9 नंबर सवाल देखिए, फसल चक्र आवश्यक है? ए पादपों में प्रोटीन वृद्धि हेतु, बी विभिन्न फसलों की प्राप्ति हेतु, सी मृदा की उर्वरता शक्ति में वृद्धि हेतु, डी मृदा की नमी बनाए रखने हेतु। तो राइट आंसर सी मृदा की उर्वरता शक्ति में वृद्धि हेतु। किसी स्थान पर कई वर्षों तक लगातार एक ही फसल के बोने से वहां की मृदा में कुछ विशेष पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। फसल चक्र अर्थात फसलों में परिवर्तन के द्वारा मृदा की उर्वरता शक्ति में वृद्धि होती है तथा साथ ही यह कीट नियंत्रण में भी मदद करता है। दस नंबर, मृदा संरक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित प्रचलित पद्धतियों पर विचार कीजिए। पहला जो है आपका, पहला क्या है? पहला है सस्यावर्तन, फसलों का हेरफेर। 2 बालू की बाढ़। तीसरा वेदिका निर्माण यानी टेरेसिंग। चौथा है वायुरोध। भारत में मृदा संरक्षण के उपयुक्त में से कौन सी विधियाँ उपयुक्त समझी जाती है? तो आपका 1, 3 और 4 बालू की बाढ़ नहीं होती है। तो राइट आंसर सी होगा 1, 3 और 4। मृदा संरक्षण के संबंध में प्रचलित पद्धतियों में सस्यावर्तन, वेदिका निर्माण, टेरेसिंग और वायुरोध को भारत में उपयुक्त माना जाता है। 11 नंबर सवाल देखिए क्या है? 11, भारत में मृदा अपक्षय समस्या निम्नलिखित में से किससे या किनसे संबंधित है या है? ये वेदिका कृषि, दूसरा वनोन्मूलन, 3 उष्णकटिबंधीय जलवायु। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो आपका हो जाएगा 2, केवल 20 सही है, ये सभी गलत है। भारत के जिन क्षेत्रों में वनोन्मूलन या वनस्पतियों का नाश किया गया है वहाँ मृदा अपरदन बहुत ही अधिक हो रहा है। इसका कारण यह है कि पेड़ पौधे की जड़ें मिट्टी के जकड़े रखती है, जिससे जल तथा वायु मिट्टी का अपरदन आसानी से नहीं कर पाते। इसके अतिरिक्त पेड़ों के तने पानी के बहाव की गति को कम कर देते हैं। स्थानांतरण कृषि से वनों का नाश होता है और मिट्टी कट जाती है। वेदिका कृषि, टेरेस कल्टीवेशन मृदा अपक्षय की समस्या से संबंधित नहीं है। उष्णकटिबंधीय जलवायु भी मृदा अपरदन के लिए उत्तरदायी नहीं है। 12 नंबर, मृदा अपरदन रोका जा सकता है? ए अति चराई द्वारा, बी वनस्पतिक उन्मूलन द्वारा, सी वनारोपण द्वारा,
डी पक्षी संख्या में वृद्धि करके, तो सी वनारोपण द्वारा। मृदा संरक्षण के अंतर्गत ये सभी उपाय उल्लिखित हैं जो मिट्टी को अपरदन से बचाते हैं और उसकी उर्वरता को बनाए रखते हैं। मृदा अपरदन को रोकने के कुछ प्रभावी उपाय इस प्रकार हैं। वृक्षारोपण यह सर्वाधिक सशक्त उपाय है। सोपानी अथवा समोच्च रेखीय कृषि, अतिचारण एवं स्थानांतरित कृषि पर रोक लगाना तथा मेड़बंदी। अतः सही उत्तर विकल्प सी है। 13 नंबर, मृदा क्षरण को रोका जा सकता है। ए सघन वर्षा से, बी वननाशन से, सी वन रोपण से, डी अतिचारण से। तो राइट आंसर सी वन रोपण से। 14 नंबर, निम्नलिखित पद्धतियों में से कौन सी कृषि में जल संरक्षण में सहायता कर सकती है या है? ए भूमि की कम या शून्य जुताई, दूसरा खेत में सिंचाई के पूर्व जिप्सम का प्रयोग, तीसरा फसल अवशेष को खेत में ही रहने देना, नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो राइट आंसर होगा 1, 2, 3 डी। सही उत्तर 1, 2, 3 तीनों है। भूमि की कम या शून्य जुताई, खेत में सिंचाई के पूर्व जिप्सम का प्रयोग तथा फसल अवशेष को खेत में ही रहने देना ऐसी पद्धतियां जो कृषि में जल संरक्षण में सहायता कर सकती है। आगे हम लोग पढ़ेंगे प्राकृतिक वनस्पति और ये हम लोग पढ़ेंगे कल, यानी कि नेक्स्ट डे पढ़ेंगे प्राकृतिक वनस्पति। तो आज के लिए इतना ही। आप लोग अपना ख्याल रखिए, अपने माता पिता, परिवार, अपने समाज, अपने देश से प्यार कीजिए, लाइफ में आगे बढ़िए, मेहनत कीजिए, पूरी जान लगा दीजिए या फिर जाने दीजिए। सपने को पूरा करना है तो जान तो लगाना पड़ेगा, इसलिए मेहनत कीजिए, कोशिश कीजिए, अपने सपने को पूरा कीजिए, आगे बढ़िए। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट डे। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।